हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसमें अपन जानेंगे कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। उसके साथ ही अपन बात करेंगे रुधिर वर्ग के बारे में। इतना सिंपल वे में पढ़ाऊंगा कि आपको याद ही हो जाए। ओके, इसके साथ ही अपन इस क्लास के अंत में उत्सर्जन तंत्र भी देख लेंगे। ओके, मतलब कि एक क्लास में 3 टॉपिक। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो देखो, शरीर में जो अपने शरीर होता है ना, उसमें रुधिर का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है। ओके, सिर्फ एक ही दिशा में होता है। ओके, वापस से रिपीट नहीं होता है। ओके, एक निश्चित दिशा में होता है और रुधिर परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। इसके द्वारा हृदय मतलब अपने हार्ट के द्वारा संपादित किया जाता है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अब देखो, बहुकोषीय जंतुओं के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, उत्सर्जित पदार्थों आदि के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ओके, मतलब बहुकोषीय जो जंतु होते हैं उनके शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, उत्सर्जित पदार्थों आदि के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है, उसी को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ओके, आगे बात करें अपन, तो मनुष्यों में रुधिर तथा लसिका द्वारा पचे हुए भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, अपशिष्ट उत्पाद जैसे विविध पदार्थ संबंधित अंगों एवं उत्कों तक पहुंचाया जाता है। मतलब कि अपना शरीर का जो रुधिर है ना, ब्लड है तथा लसिका द्वारा जब अपने जो खाना जो पचा हुआ भोजन है, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स है, अपशिष्ट उत्पाद है जैसे विविध पदार्थ संबंधित अंगों एवं उत्कों तक पहुंचाया जाता है। ओके, किसके माध्यम से? रुधिर और लसिका द्वारा। ओके, अब देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिका उससे मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एक तो होता है हार्ट, एक होता है रुधिर ब्लड, और एक होता है रुधिर वाहिका। ओके, सबसे पहले बात करेंगे अपन हृदय की। ओके, यानी हार्ट की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? हार्ट की बात करेंगे। तो हार्ट क्या होता है? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, हार्ट ऐसा नहीं होता है। देखो, हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ओके, कौन सा होता है? बंद, जैसे अपन मुट्ठी बंद करते हैं ना, उस आकार का क्या होता है? अपना दिल होता है, हृदय होता है। ओके, जो दोनों फेफड़ों के मध्य, अपने दोनों फेफड़े होते हैं ना, उनके मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है तथा थोड़ा सा बाई तरफ झुका रहता है। ओके, मतलब कि हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जो दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है तथा थोड़ा सा बाई तरफ झुका रहता है। ओके, यह एक दोहरी झिल्ली, यानी हृदय में एक दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियम से गिरा रहता है। ओके, समझ में आया? देखो, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कि ये अपने फेफड़े हैं। ओके, तो हृदय क्या होगा? इसके अंदर यहाँ पे बीच में गुहा में होता है। ओके, समझ में आया? और कौन सी झिल्ली से गिरा रहता है? तो कौन सी झिल्ली से गिरा रहता है? जल्दी बताओ, फटाफट आंसर। गिरा रहता है पेरिकार्डियम से गिरा रहता है। किससे? पेरिकार्डियम से गिरा रहता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, जिनमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे होते हैं तथा ऊपर को पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? आलिल कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय कहते हैं। तो मैं समझाऊँ तो देखो आप, मतलब मान लो इस टाइप से ये होता है। देखो, 2 कक्ष है ना, 2 कक्ष ऊपर है, 2 कक्ष नीचे है। ओके, तो ऊपर वाले कक्ष क्या बोलते हैं? आलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिन बोलते हैं। और जो नीचे वाले 2 कक्ष हैं उनको बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं? निलय। ओके, अब ये कौन सा है? देखो, लेफ्ट एंड राइट वाला देख लो आप। ये कौन सा है? और ये है अपना कौन सा? बायां। और ये है दायां। ओके, ये भी कौन सा है? बायां। और ये है दायां, यानी कि 2 होते हैं, बायां आलिन और एक होता है दायां आलिन। एक होता है बायां निलय, एक होता है दायां निलय। ओके, समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं अपन। अब देखो, आगे बात करें अपन, तो सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? सिर्फ 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। यह प्रति मिनट, यानी अपना हृदय लगभग 1 मिनट में 30 से 80 बार धड़कता है। कितनी बार? 30 से 80 बार धड़कता है। एक वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर लगभग कितना होता है? 120/80 होता है। ओके, ये रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ध्यान रखना। यानी ना, एक वयस्क व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, और ये रक्तचाप होता है ब्लड प्रेशर, वो वायुमंडलीय दाब से भी क्या होता है? अधिक होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण के लिए पोटेशियम, मतलब कि जो अपने हृदय की जो धड़कन करता है ना, वैसे आवाज़ कैसे डुब 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 आती है। ओके, उसके नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। इसके लिए मतलब कि जो दिल की धड़कन होती है ना, उसको नियंत्रण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोटेशियम की आवश्यकता होती है। और हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। 2 धड़कन लेगा, उसके बाद थोड़ा आराम करेगा, डुब डुब, फिर थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर वापस करेगा, डुब डुब, फिर रेस्ट करेगा। ओके, चलो अब बात करते हैं अपन प्रकुंचन दाब। किसकी? प्रकुंचन दाब, यानी सिस्टोलिक प्रेशर की बात करेंगे। अब देखो, 120 मिलीमीटर हीमोग्लोबिन तथा आंकुजन दाब कितना होता है? 80 के अंतर को क्या बोलते हैं? नाड़ी दाब कहते हैं। मतलब कि क्वेश्चन आ जाएगा कि नाड़ी दाब किसे कहते हैं, तो बताओ जल्दी। जो प्रकुंचन दाब होता है, प्रकुंचन दाब, उसमें से आंकुजन दाब निकाल लेंगे तो वो क्या कहलाएगी? नाड़ी कहलाएगी। ओके, मतलब 120 में से 80 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 40 से प्राप्त होगा। वही बात क्या है? नाड़ी है। ओके, हृदय, अपना जो दिल है लगभग 5 लीटर प्रति मिनट पंप करता है। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन करता है हृदय। नाड़ी की गति, हृदय स्पंदन गति 70-90 मिनट के समान होती है। ओके,
नाड़ी की जो गति होती है ना, जो अपने दिल धड़कता है ना, उसके समान ही होती है। ओके, आगे बात करें अपन। देखो हृदय को रक्त का संवरण करने वाली, मतलब कि जो हृदय मतलब कि ब्लड लेके आने वाली है ना, धमनियाँ, हृदय धमनियाँ कहलाती है। ओके, मतलब कि अपने हार्ट में जो भी जो धमनियाँ आती है ना, वो ब्लड लेके आती है, उसको ब्लड हृदय को भरती है रक्त से, उनको बोलते हैं हृदय धमनियाँ। ओके, यानी कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, जो शुद्ध रक्त को स्वयं हृदय की दीवार तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? हृदय धमनियाँ शुद्ध रक्त को स्वयं हृदय की दीवार तक पहुंचाने का कार्य करती है। ओके, समझ में आया? अब देखो रोमेटिक हृदय रोग, एक होता है रोमेटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। किसकी मदद से? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। किस रोग का इलाज? तो रोमेटिक हृदय का। ओके, एक ईसीजी मशीन आती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ओके, आपने देखा होगा, कभी आप उसके गए होंगे तो वहाँ पे ऐसे निशान आता है, ठीक है ना, तो वही होती है ईसीजी मशीन। ओके, अब बात करते हैं अपन, जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। ओके, क्या आता है? हार्ट अटैक आता है, तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे? तो देखो, सीने में तेज दर्द होगा, उसके तेज पसीना आएगा और जी मचलाएगा उसका, वो बाहें में दर्द एवं झंझनाहट महसूस होगी। ओके, यही है मतलब हार्ट अटैक के लक्षण है। ओके, चलो अब अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो 4 पक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ऐसे जो ऊपर वाले हैं उनको क्या बोलते हैं? ये ऊपर वाले हैं उनको बोलते हैं आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। ये कौन सा हो गया? दाया आलिंद, ये हो गया बाया आलिंद। और नीचे क्या होता है? लोग कक्ष होते हैं जो छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं नीले। ओके, नीले। अब देखो इसमें ढंग से देखो, जो महाधमनी होती है ना, महाधमनी जो शुद्ध रक्त होता है, शरीर का जो शुद्ध रक्त होता है, वो कहाँ लेके आती है? दाएं आलिंद में लेके आती है। ओके, कहाँ लेके आती है? दाएं आलिंद में लेके आती है। फिर वहाँ से क्या होगा? फिर यही रक्त जो शुद्ध रक्त होता है वो कहाँ जाएगा? एक नली के माध्यम से दाएं नीले में जाता है। कहाँ जाता है? दाएं नीले में जाता है। और फिर ये रक्त वापस फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ जाता है? वहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। ओके, लेकिन वो रक्त कौन सा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ओके, समझ में आया? मैं एक डायग्राम के माध्यम से वो समझा दूंगा आपको। ओके, चलो आगे चलते हैं। मतलब सिंपल सा में देख लो आप कि रुधिर के साथ देखो, पहले रक्त कहाँ जाएगा? दाएं आलिंद में, फिर जाएगा दाएं नीले में। कहाँ जाएगा? पहले रक्त जाएगा दाएं आलिंद में, फिर वहाँ से जाएगा दाएं नीले में, और फिर जाएगा वापस, फिर जाएगा बाएं नीले में, फिर जाएगा वो एल्वियोली में। ओके, एल्वियोली का है तो ये अपने फेफड़ों में होता है। ओके, जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। ओके, एल्वियोली में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ओके, चलो अब चलो कर लेते हैं अपन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस। कि जो पढ़ा है क्या उससे क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, या फिर अपन व्यर्थ हो गए हैं। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, हृदय को घेरने वाली दोहरी झिल्ली वाली सुरक्षा, तो जो अपनी हृदय को घेरने वाली दोहरी झिल्ली होती है ना, जो हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? तो जल्दी इसका आंसर बताओ कमेंट में। इसका आंसर होगा पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम, मैंने बताया था अभी। चलो आगे बात करें। देखो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? बताओ जल्दी इसका आंसर, फटाफट बताओ। इसका आंसर है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। आगे चले। देखो सामान्य मनुष्य के रक्तचाप में 120 क्या है? जल्दी बताओ। अंकुचन दाब होता है। क्या होता है? अंकुचन। जो 120 होता है वो होता है अंकुचन दाब, और ये 80 होता है ये होता है प्रकुंचन दाब, और ये अंतर निकालेंगे ना इसका 40, ये होता है नाड़ी दाब। ओके, और ये वायुमंडलीय दाब से भी क्या होता है? अधिक होता है। चले आगे। तो आगे वाले क्वेश्चन देखो। हृदय की मांसपेशियाँ, हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी, यानी कि हृदय धमनी कहते हैं इसको। ओके, ध्यान रखना, हृदय धमनी। ओके, चलो आगे चलें। आगे अपना क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mmHg है तो उसका नाड़ी दाब कितना होगा? मैंने अभी बताया था आपको जस्ट 2 क्वेश्चन पहले। क्या होगा? सिर्फ इसका डिफरेंस निकालना है। क्या हो जाएगा? 40। क्या हो जाएगा? 40। चलो आगे चलें। आगे अपना क्वेश्चन है, हृदय की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है? जल्दी बताओ। ईईजी है या ईसीजी है? आंसर हो जाएगा ईसीजी। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, फिर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। चलो अब आगे चलें। अब देखो कभी कभी नवजात शिशुओं में, कभी कभी नवजात जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो जन्म लेते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं नवजात शिशु, नए नए बच्चे आए हैं मतलब, ठीक है ना, में साइनोटिक हृदय रोग। कौन सा? साइनोटिक हृदय रोग। हृदय की संरचनात्मक गड़बड़ी, जैसे फोरमेन ओवेल का जन्मोन्मुख भी बदलना होना। देखो फोरमेन ओवेल का मतलब होता है कि हृदय में छेद होना, जो अपने आप ही कुछ समय बाद भर जाता है खुद ही। ओके, के कारण उनके रक्त का पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण यानी ऑक्सीजन से युक्त होना नहीं हो पाता, यानी उनके रक्त क्या होता है? शुद्ध नहीं हो पाता, जिससे उनकी त्वचा क्या हो जाती है? त्वचा, नाखून, होठ आदि का रंग क्या हो जाता है? असामान्य रूप से नीला पड़ जाता है। जब नीला पड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम, एवं ऐसे शिशुओं को कहते हैं ब्लू बेबी कहते हैं। ओके, समझ में आया? देखो मतलब साइनोटिक हृदय रोग के कारण क्या होता है?
रक्त में क्या होता है, शुद्धिकरण, ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, जिससे उसका शरीर क्या हो जाता है, नीला पड़ने लग जाता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। उस बच्चे को क्या कहते हैं, ब्लू बेबी कहते हैं। वहीं अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण रंग का नीला पड़ जाना साइनोसिस भी कहलाता है। ओके, समझ में आया। कभी कभी फेफड़े द्वारा रक्त को शुद्ध न कर पाना भी इसका एक कारण होता है। चलो अब देखो एक और होता है, साइनोसिस का एक कारण और भी होता है। देखो साइनोसिस का एक अन्य कारण होता है मिथेमोगो, क्या है, मिथेमोग्लोबिनेमिया। क्या होता है, मिथेमोग्लोबिनेमिया, याद रखना, मिथेमोग्लोबिनेमिया भी है। इसमें क्या होता है, प्रदूषित भूमिगत जल से नाइट्रेट, क्या होता है, नाइट्रेट नवजात शिशुओं के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे उनके शरीर रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, शरीर का रंग क्या हो जाता है, नीला पड़ने लग जाता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे रुधिर वाहिकाओं की, किसकी, रुधिर वाहिकाओं की, यानी ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, किसकी, ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे रुधिर वाहिकाओं के बारे में। देखो रक्त रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से, रक्त क्या रहता है, रक्त रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। किसके माध्यम से, रक्त रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। क्या है, केशिकाएं, थोड़ा गलती है, केशिकाएं। ओके, केशिकाएं। सबसे पहले बात करेंगे धमनियों के बारे में, आर्टरीज के बारे में बात करेंगे अपन। देखो धमनियां रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है, जो होता है ना, धमनियां क्या करती है, जो हृदय से रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले जाती है, हाथ पांव, तो कौन लेके जाती है रुधिर को, तो धमनियां लेके जाती है। फेफड़ों में पाई जाने वाली फुफ्फुस धमनियां के अतिरिक्त इनमें कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध, मतलब कि ओनली फुफ्फुस धमनी में कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सारी धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियां शरीर में काफी गहराई में स्थित होती है। ओके, यानी शरीर के ऊपर वाले भाग में नहीं बल्कि गहराई में उपस्थित होती है। ओके, ध्यान रखना। महाधमनी क्या है, यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, जो बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाती है। कहाँ से, बाएं निलय से। ओके, आगे चले तो देखो फुफ्फुस धमनी क्या करती है, यह दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़े तक पहुंचाती है। कहाँ तक पहुंचाती है, फुफ्फुस धमनी यह दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़े तक पहुंचाती है। वहीं दाएं निलय क्या करता है, यह शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। दायां निलय होता है वो शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, और बायां आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकर बाएं निलय में आता है। ओके, मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा आपको। ओके, अभी देखो आप, ठीक है, दाएं आलिंद में जो होता है ना, शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त होता है। ओके, मतलब देखो ये डायग्राम, ये मान लो ये है अपना, ठीक है ना, ये दायां है, यहाँ से क्या आएगा, शरीर से अशुद्ध रक्त आएगा। कौन सा, अशुद्ध रक्त आएगा, क्योंकि बाएं में ये फेफड़ों में क्या होगा, ये शुद्ध रक्त होगा ना, जो निलय से आएगा, ये कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाता है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस की, या फिर एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें अपन, तो देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है, तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता होती है। ओके, जिसे क्या बोलते हैं, साइनोसिस, क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं। धमनी अपवाद क्या है, तो सामान्यतः धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में, ओके, फुफ्फुसीय धमनी में एकमात्र अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ओके, ध्यान रखना, समझ में आया। लेकिन धमनी में, मतलब कि जितनी सारी धमनियां हैं उनमें सब कौन सा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है, यानी ऑक्सीजन युक्त बहता है। लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी है ना, एक अपवाद है, उसमें रक्त कौन सा बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है। ओके, एक है फोरेमेन ओवेल, क्या है, फोरेमेन ओवेल, यह भ्रूण की अवस्था में हृदय के दोनों आलिंदों के बीच का छेद होता है, जो जन्म के बाद भर जाना चाहिए। ओके, अब चलो अपन अभ्यास क्वेश्चन कर लेते हैं, एमसीक्यू कर लेते हैं। देखो पेयजल में किस तत्व की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जल्दी बताओ, अभी बताया था मैंने। इसका आंसर है नाइट्रेट। क्या है, नाइट्रेट। चलो आगे चले, आगे अपना क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, बताओ, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होगी, तो आरोटा, ठीक है, महाधमनी। चलो अब बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। साइनोसिस की स्थिति में शरीर का रंग नीला क्यों पड़ जाता है, बताओ क्यों पड़ जाता है, जल्दी, रक्त कमी के कारण या फिर ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा के कारण। आंसर होगा ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा के कारण शरीर का रंग होता है, नीला पड़ जाता है। उस बेबी को क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी कहते हैं, और सिंड्रोम को क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ओके, चलो वो एक कारण और क्या है इसका, नाइट्रेट की अधिकता। ओके, चलो आगे चले। अब देखो आगे है, फेफड़ों में शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में सबसे पहले आता है, जल्दी बताओ, कहाँ आता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में सबसे पहले आता है, जल्दी बताओ। इसका आंसर फटाफट कमेंट में दे देना आप। ओके, चलो अब बात करेंगे अपन शिराओं की, किसकी, शिराओं की। देखो ये रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय तक में ले जाती है, ये रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती है। ओके, समझ में आया, मतलब कि जो अपने हाथ पाँव से जो खून बह रहा है उसको हृदय में कौन लेके जाती है, तो शिराएं लेके जाती है। एक फुफ्फुसी शिरा है के अतिरिक्त सब में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ओके, फुफ्फुसी शिरा में कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सारी शिराओं में कौन सा रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है। शिराएं त्वचा के समीप पाई जाती है, शिराएं होती है उस त्वचा के समीप पाई जाती है, जो अपन देख सकते हैं, आपने देखा होगा अपने शरीर में जो नसें दिखती है उन्हीं को कहते हैं शिराएं। ओके, अब बात करें महाशिरा की, जो सबसे बड़ी होती है। देखो महाशिरा ये हृदय के दाहिने भाग
को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अग्र महाशिरा, एक होता है पश्च महाशिरा। ओके, मतलब महाशिरा क्या करता है, ये हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। ओके, चलो अब आगे चले फुफ्फुसी शिरा की बात करें अपन। ये शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाह्य आलिंग में पहुंचाता है। कहाँ से? अशुद्ध रक्त को फेफड़ों से बाह्य आलिंग में पहुंचाता है। ये दाया है, ये बायां है, ये फेफड़े अपने यहाँ से अशुद्ध रक्त किसके माध्यम से आता है? फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से आता है। ओके, चलो सॉरी, शुद्ध रक्त किसके माध्यम से आता है? फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से आता है। ओके, अब आगे बात करें तो दायां निलय क्या करता है? ये अशुद्ध रक्त फुफ्फुसी धमनी में भेजता है। ये अशुद्ध रक्त फुफ्फुसी धमनी में भेजता है। और बायां निलय क्या करता है? यहाँ से शुद्ध रक्त शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं रुधिर केशिकाओं की। तो देखो रुधिर कोशिकाएं ये बहुत ही महीन रुधिर वाहिकाएं होती है। यह बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियाँ होती है। इनकी भित्ति की मोटाई केवल एक कोशिका के स्तर की होती है। ये धमनियों को शिराओं से जोड़ती है। ओके, मतलब कि रुधिर केशिका को काम क्या होता है? धमनियों को शिराओं से जोड़ना। ओके, शिराओं में रुधिर का पश्च प्रवाह रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। शिराओं में क्या होता है? वाल्व पाए जाते हैं, मतलब कि सिर्फ आगे बढ़ता जाए, पीछे खून नहीं आए। ओके, आगे चले तो देखो आगे क्या है? बाया आलिंद। बाया निलय में एक छिद्र द्वारा खुलता है। जो बाया आलिंद है ना, वो बाया निलय में, मतलब कि देखो ये डायग्राम है, यहाँ से रक्त आया। ओके, फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से, उसके बाद यहाँ पे एक बोल होगा, छेद होगा। ओके, ठीक है, इसके माध्यम से रक्त जाता है वहाँ पे। ये कौन सा होता है? दीर्घ कपाटीय होता है। ओके, मतलब कि ये जो होता है ना गेट, ये दीर्घ कपाटीय वॉल्व होता है, या मिट्रल वॉल्व कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन आ जाएगी दीर्घ कपाटीय वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बाह्य आलिंद और बाह्य निलय के मध्य में। ओके, अब देखो दाया आलिंद और दाया निलय में एक छिद्र द्वारा खुलता है। जो दाया आलिंद है ना, ये दाया आलिंद वो दाया निलय में खुलता है, जहाँ एक त्रिकपाटीय वॉल्व होता है। ओके, कितने कपाटीय? त्रिकपाटीय। देखो जो बाया निलय है और कौन सा बाया आलिंद है, बाया आलिंद और बाया निलय में किसी कौन सा होता है? द्विकपाटीय। और दाया आलिंद और दाया निलय में जो कपाट होता है उसे बोलते हैं त्रिकपाटीय वॉल्व। ओके, अब हम बात करें पेस मेकर की। आपने सुना होगा पेस मेकर के बारे में। तो पेस मेकर होता क्या, उसके बारे में जाना है अपन। तो देखो पेस मेकर हृदय के दाहिने कक्ष में, हृदय के दाहिने कक्ष में अवस्थित सिनोएट्रियल नोड, कौन सा? सिनोएट्रियल नोड यानी ऐसे नोड हृदय गति को नियंत्रित करता है। ओके, मतलब हृदय के दाहिने कक्ष में अवस्थित सिनोएट्रियल नोड यानी ऐसे नोड हृदय गति को नियंत्रित करता है। इसे प्राकृतिक पेस मेकर भी कहते हैं। हृदय की पेस मेकर कोशिकाएं विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती है जो स्पंदन को निष्पादित करती है। ओके, समझ में आया? चलो अब बात करते हैं रोग की। इसका नाम है हार्ट मर्मरिंग। क्या नाम है? हार्ट मर्मरिंग। देखो ये हृदय की वे धमनियाँ हैं, मतलब हार्ट मर्मरिंग क्या होती है? हृदय की वे धमनियाँ हैं जो हृदय कपाटों या हृदय के निकट स्थित रक्त शिराओं में रक्त प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। बच्चों की तेज वृद्धि के समय इसका होना सामान्य है। बड़े होने पर स्वयं चला जाता है। कभी कभी गर्भावस्था, उच्च रक्तचाप या बुखार के समय हृदय के तेज धड़कने से हृदय को अधिक मात्रा में रक्त प्रवाह को संभालना पड़ता है। ओके, इस कारण भी हार्ट मर्मरिंग होता है। ये सामान्य मर्मरिंग है एवं हानि रहित होता है, परंतु जब मर्मरिंग क्षतिग्रस्त या अति विक्षिप्त हृदय कपाट के कारण होता है तो यह असामान्य मर्मरिंग होता है, जिसके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। ओके, मतलब कि कुल मिलाकर जो अपन दिल की धड़कन बढ़ती है ना, उसकी बात करें। मतलब कभी कभी जो बच्चों की तेज वृद्धि होती है ना, उसके लिए ज़्यादा तेज गति से हृदय धड़कता है ना, एक सामान्य बात है। ठीक है ना? वहीं कभी भी गर्भावस्था, उच्च रक्तचाप या बुखार के समय भी अपना हृदय है ना वो तेज धड़कता है। ओके, तो ये भी एक सामान्य बात है। लेकिन असामान्य कब होगा? जब ये अविकसित मतलब बार बार धड़क रहा है, तो अपन को उसको हॉस्पिटल में दिखाना होगा, उपचार कराना इसका जरूरी है। ओके, आगे चलें। अब हम बात करेंगे रुधिर। किसकी? रुधिर की। देखो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान रखना, रुधिर कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो ध्यान रखना। ओके, और ये पिछली बार जो लेबर्सन का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ध्यान रखना। तथा प्राकृतिक कोलाइड है। रुधिर क्या? एक संयोजी ऊतक है तथा प्राकृतिक कोलाइड है जो मुख्यतः दो अवयवों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? एक तो प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कोशिका। किससे बना होता है? रुधिर एक तो प्लाज्मा से बना होता है, फिर रुधिर कोशिकाओं से बना होता है। चलो अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। हृदय के किस हिस्से को हृदय के किस हिस्से को प्राकृतिक पेस मेकर कहा जाता है? जल्दी बताओ। ऐसे नोड को। ओके, ऐसे नोड को। आगे चले। अगला क्वेश्चन है कौन सी शिरा है शरीर में शुद्ध रक्त ले जाने का अपवाद है? जल्दी बताओ। शिरा कौन सी है? तो फुफ्फुसी शिरा। इसमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा? शुद्ध रक्त। और जो फुफ्फुसी धमनी होगी उसमें कौन सा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। ओके, ये दोनों अपवाद है। आगे चले। आगे अपना क्वेश्चन है धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ने वाली अत्यंत महीन वाहिनाओं यानी वाहिनियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रुधिर कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। ओके, चलो अब आगे चले। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्लाज्मा के बारे में। ये प्लाज्मा क्या होता है? देखो प्लाज्मा क्या है? एक तो रक्त का अवयव है, क्योंकि प्लाज्मा और कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? रक्त बनता है। अब देखो मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग 55% होता है। मतलब कि अगर ब्लड के आयतन की बात करें तो उसमें 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये रंगहीन तरह है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, एवं इसका अधिकाधिक भाग लगभग 90% भाग क्या होता है? जल होता है। ध्यान रखना क्या है? प्लाज्मा लगभग 55% रक्त में कुल रक्त का, और रंगहीन तरल है, इसका अधिकाधिक भाग
मतलब कि प्लाज्मा 90% क्या है, पानी है। ओके, इसमें अनेक प्रोटीन पाए जाते हैं, मतलब प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एवं अपशिष्टों को ले जाने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है प्लाज्मा? कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एवं अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है। ओके, एक है ग्लोबुलिन, एल्यूमिन एंड फाइब्रिनोजन। क्या है? ग्लोबुलिन, एल्यूमिन एंड फाइब्रिनोजन यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है। ध्यान रखना, अब क्वेश्चन आ जाएगा यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबुलिन होता है, एल्यूमिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है। ओके, अब बात करें फिर रक्त कोशिकाओं की। इसकी रक्त कोशिकाओं की, तो देखो रक्त कोशिका ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, सब जानते हैं। WBC, RBC और प्लेटलेट्स। क्या होती है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती है। ओके, मतलब कि रक्त कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और सबसे पहले बात करेंगे अपन RBC के बारे में, जानेंगे अपन कि RBC होता क्या है। देखो, ये कोशिकाएं गोलाकार होती है। RBC कैसे होती है? गोलाकार होती है एवं इनमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, यानी केंद्रक नहीं होता है। ध्यान रखना, क्या केंद्रक अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का रंग कौन सा होता है? लाल होता है। ओके, और ये ऑक्सीजन के वहन का कार्य करता है। RBC क्या कार्य करती है? ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। ओके, मतलब एक RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। और रक्त का सामान्य pH स्तर 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए रक्त का pH कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। ओके, अब बात करते हैं WBC की, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, WBC यानी श्वेत रुधिर कोशिका, कणिका है या फिर कोशिका है बोलो आप उनको। ये अनियमित आकार की व केंद्रक युक्त होती है। ओके, मतलब अनियमित आकार की, कोई नियमित आकार नहीं होता है, वो इसमें केंद्रक होता है। ध्यान रखना, WBC में केंद्रक होता है लेकिन RBC में केंद्रक नहीं होता। ध्यान रखना, और आकार कौन सा होता है RBC का? तो गोलाकार होता है। वो श्वेत WBC का आकार अनियमित होता है और इनमें केंद्रक होता है। रुधिर में RBC की अपेक्षा इनकी संख्या कम होती है। ओके, WBC की संख्या कम होती है। ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं। ओके, मतलब कि WBC संक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं। ओके, ये रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। ओके, क्वेश्चन आ जाए रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी कौन सी है, तो कौन सी है? WBC का जीवन काल होता है मात्र 10 से 13 दिन। कितना? और RBC का कितना होता है? 120 दिनों का। ओके, मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है। क्वेश्चन आ जाएगा सबसे बड़ी WBC कौन सी है, तो मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट। ध्यान रखना। चलो, अब हम बात करेंगे फिर लसिका कोशिका। लसिका कोशिका ये सबसे छोटी WBC है। लसिका कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका। 2 प्रकार की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। ओके, ये क्या है? WBC है, सबसे छोटी। ठीक है, कौन सी है? लसिका कोशिका है, ये सबसे छोटी WBC है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। ओके, अभी इनको लसिका कोशिका की बात करें तो इनका निर्माण लसिका गांठों, प्लीहा, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा होता है लसिका कोशिकाओं का निर्माण? एक तो होती है लसिका गांठों, प्लीहा, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा लसिका कोशिकाओं को निर्माण किया जाता है। ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। कौन करती है? तो लसिका कोशिका। एड्स होने पर उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, जिससे क्या होता है? उनका शरीर अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। ओके, चलो अब हम आगे बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। किसके? प्लेटलेट्स के बारे में। देखो, ये सूक्ष्म एवं रंगहीन होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ओके, मतलब कि RBC और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाता है। ओके, ये रुधिर स्कंदन है, यानी ब्लड कोटिंग, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से रक्षा में सहायता करती है। ओके, मतलब क्वेश्चन आ जाएगी रुधिर स्कंदन या फिर अपने रक्त वाहिकाओं की मरम्मत कौन करता है? कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है, और संक्रमण से रक्षा में सहायक होती है प्लेटलेट्स। अब चलो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो फटाफट। क्वेश्चन है पहला अपना, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? जल्दी बताओ, अभी बताया मैंने। इसका आंसर है 55%। क्या है? 55%। लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना होता है? जल्दी बताओ। 10 दिन, 50 दिन, 120 दिन, 200 दिन? इसका आंसर है 120 दिन। चलो आगे चले। मानव शरीर में एंटीबॉडी बनाने का कार्य मुख्य रूप से कौन सी कोशिका करती है? जल्दी बताओ। RBC करती है, प्लेटलेट्स करती है, लिम्फोसाइट करती है, मोनोसाइट्स करती है? जल्दी बताओ। आंसर है लिम्फोसाइट। अगर यहाँ पे WBC होता तो भी सही होता। ओके, WBC होता तो भी सही होता, ध्यान रखना। अब बात करते हैं रक्त का सामान्य pH मान कितना होता है? जल्दी बताओ। इसका होता है 7.4। ओके, कितना? 7.35 से लेके 7.45 के मध्य होता है। ओके, चलो अब आगे हम बात करेंगे इसी की, प्लेटलेट्स की। तो देखो, रक्त कोशिकाओं RBC, WBC, प्लेटलेट्स आदि का निर्माण जन्म से लेकर वयस्कों तक में लाल अस्थि मज्जा में होता है। ओके, मतलब कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है बार बार। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। ओके, क्वेश्चन आता है RBC का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? तो प्लीहा कहते हैं। ओके, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये मृत RBC का निपटान करती है। अब देखो, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण आदि
ग्रंथि द्वारा किया जाता है। ओके, ब्लड प्रेशर का जो नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ये हार्ट के द्वारा नहीं होता है। ओके, जो किसके द्वारा होता है, अधिवृक्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। अब आरबीसी की सामान्य संख्या की बात करें अपन आगे इन्फॉर्मेशन के लिए अपने, तो देखो आरबीसी की सामान्य संख्या, वयस्क मनुष्य में आरबीसी कितना होता है, 4.6 से 6.0 मिलियन मिलीमीटर। ओके, कितना होता है वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या होती है 4.6 से 6.0। आप कभी रिपोर्ट देखोगे, अगर ये 4.6 से 6 के बीच है तो अपनी आरबीसी संख्या अच्छी है। वही वयस्क महिलाओं की बात करें तो ये होती है 4.2 से 5 तक। ओके, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाती है। ओके, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। ओके, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। ओके, वैसे हिपेरिन के बारे में आपने पहले जाना था, लेकिन फिर भी जान लीजिए, रुधिर में हिपेरिन या एंटीथ्राइबिन नामक प्रतिस्पंदक पदार्थ पाए जाने के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता। और ये हिपेरिन कहाँ से निकलता है, इसका आंसर जल्दी बताओ मुझे, कल बताया था मैंने। इसका आंसर है यकृत। क्या है इसका आंसर, यकृत में बनता है। चलो अब बात करते हैं रुधिर का कार्य यानी फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें अपन, तो देखो रुधिर का कार्य की बात करें अपन, देखो परिवहन, एक तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हार्मोन्स और अपशिष्टों का परिवहन करता है। ओके, क्या करता है, एक तो परिवहन का कार्य करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्टों का परिवहन करता है। दूसरा, रोगों से बचाव करता है। रुधिर में उपस्थित प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज विषैले और बाहरी पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। मतलब कि रुधिर का कार्य क्या है, एक तो परिवहन करता है, एक रोगों से बचाव। ओके, और शरीर की सफाई भी करता है। टूटी फूटी और मृत कोशिकाओं का WBC भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देती है। कौन भक्षण करता है, WBC। ओके, चलो एक क्या करता है, ये शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। ओके, रुधिर क्या करता है, शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। रुधिर वाहिनियों के माध्यम से शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। एक थक्का जमना, घाव होने पर रुधिर का थक्का जमाकर भाव को रोक देता है रुधिर। ओके, अब बात करते हैं रुधिर का थक्का कैसे जमता है। तो देखो रुधिर का थक्का जमना एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसके प्रमुख चरण है। जब चोट लगती है तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्त्राव करती है। कौन करती है, प्लेटलेट्स। कौन से स्त्राव का, पदार्थ का, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का। जो जहाँ चोट लगी है वो पूरा प्लेटलेट्स क्या निकाल देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाल देगा। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, वो कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर का प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ थ्रोम्बिन में बदल देता है। जो क्या करता है, देखो जहाँ लगी है वहाँ प्लेटलेट्स क्या निकालना शुरू कर देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाल देगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर का प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ को किसमें बदल देगा, थ्रोम्बिन में बदल देगा। किसमें बदल देगा, थ्रोम्बिन में बदल देगा। आगे चलें, आगे देखो और अब फिर प्रोथ्रोम्बिन और प्लस प्रोथ्रोम्बिन या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन प्लाज्मा के अरे यार एक तो ये प्रोथ्रोम्बिन तो यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से जुड़कर थ्रोम्बिन या फिर थ्रोम्बिन प्लाज्मा के फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन यानी अग्रजी तंतु में बदल देता है, जो झाल जैसा बनाकर रक्त को जमा देता है। ओके, मतलब कि कुल मिला के कहा जाए रक्त कौन जमाता है, मतलब ब्लड का थक्का बनाने में कौन सा आता है, तो आंसर क्या हो जाए, फाइब्रिन। ध्यान रखना, नाम क्या है, फाइब्रिन। चलो आगे चले, अब देखो कर लेते हैं अपन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस। शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ का नाम क्या है, जल्दी बताओ। आंसर है ओके, शरीर के भीतर, कंफ्यूज है, ध्यान रखना, मैं खुद कंफ्यूज हो तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ का नाम क्या है, तो आंसर है हिपेरिन। कौन स्टार्ट करता है, तो यकृत। कौन करता है, यकृत। ध्यान रखना, आगे चले। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, जल्दी बताओ। प्लीहा को। किसे कहते हैं, प्लीहा को। चलो अब बात करते हैं आगे। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, कौन सा होता है, तो कैल्शियम होता है। कौन सा होता है, कैल्शियम। ध्यान रखना। अब देखो रक्त का थक्का बनाने में सहायक मनुष्य प्रोटीन कौन सा होता है, जल्दी बताओ। ये होता है फाइब्रिनोजन। कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन। ओके, ये वही बात है, वापस आगे चलो। अब बात करते हैं रुधिर वर्ग की। किसकी बात करेंगे अपन, रुधिर वर्ग की। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कंटिन्यू करना। ओके, देखो सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने ज्ञात किया कि सभी मनुष्य में रुधिर का एक समान नहीं होता है। मतलब कि कार्ल लैंडस्टीनर थे, उन्होंने पता किया कि मनुष्य में जो ब्लड होता है वो एक समान नहीं होता है। मनुष्य का रुधिर लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन एंटीजेंस के कारण भिन्न होता है। किसके कारण अलग होता है, रुधिर मतलब कि आरबीसी में प्रोटीन होता है वो एंटीजेंस होता है, उसके कारण ये क्या होता है, हर मनुष्य में ये ब्लड अलग अलग होता है। और अपन बात करते हैं अपन रुधिर एंटीजेंस एवं एंटीबॉडी क्या होती है, तो देखो लैंडस्टीनर ने बताया कि मनुष्य के शरीर में गलत रुधिर आदान के कारण होने वाली अभिलेशन यानी एल्बुलेशन, रक्त के अवयवों का चिपकना, दो विशेष प्रकार के प्रोटीन के कारण होता है, जिन्हें एंटीजेंस एवं एंटीबॉडी कहते हैं। ओके, अब देखो रक्त से आपका मापक किसके माध्यम से होता है, तो इसे बोलते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो ये ध्यान रखना इसको। ओके, अब देखो
मानव शरीर का रक्तदाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये मैंने बता दिया था पहले आपको। चलो आगे देखिए अपन। अब देखो व्यक्ति के वृद्ध होने पर सामान्यतः उसका रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। अब बात करें प्रतिजन या फिर एंटीजेंस की बात करें अपन, तो प्रतिजन वे पदार्थ हैं जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। इन्हें एल्गुटिनोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें एल्गुटिनोजेंस कहते हैं। ये सदैव लाल रक्त कणिकाओं की प्लाज्मा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका होती है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है में लगे हुए पाए जाते हैं। ओके, आगे बात करें अपन एंटीजेंस के बारे में। तो एंटीजेंस ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीजेंस क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित तथा वंशागत होते हैं। ओके, मतलब क्वेश्चन आ जाएगी कौन से प्रोटीन है या फिर कौन से एंटीजेंस है जो वंशागत होते हैं, तो कौन से हैं? एंटीजेंस ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, मनुष्य में एंटीजन कौन से होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य में? दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। अब बात करें एंटीबॉडी की, तो देखो एंटीबॉडी इन्हें एग्लूटिनिन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनिन्स कहते हैं। ये रुधिर प्लाज्मा या सीरम में पाए जाते हैं। कहाँ पर? रुधिर प्लाज्मा या फिर सीरम में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी WBC में संश्लेषित गामा ग्लोब्यूलिन ओके, एंटीबॉडी WBC में संश्लेषित गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होता है। एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ओके, ये शुद्ध प्रोटीन के रूप में होता है। एंटीबॉडी किस रूप में होता है? शुद्ध प्रोटीन के रूप में होता है, ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं मनुष्य में रुधिर वर्ग और या एबीओ सिस्टम। मनुष्य में किस प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाता है और ये एबीओ सिस्टम क्या है? ओके, मनुष्य में रुधिर वर्ग या एबीओ सिस्टम। देखो लेन स्टीनर के अनुसार एबीओ रुधिर वर्ग सिस्टम के अंतर्गत ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। ओके, यानी लेन स्टीनर ने बताया कि जो एबीओ रुधिर वर्ग है सिस्टम के अंतर्गत ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण मनुष्य में 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। किसके कारण? ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण। ओके, कौन कौन से वर्ग है? रुधिर वर्ग ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। कितने वर्ग है? ए बी और ओ। ओके, अब देखो उपयुक्त चारों रुधिर वर्गों में से ए बी और ओ की खोज किसने की थी? कार्ल लेनिस्टर ने की थी। कब की थी? 1901 में। तथा रुधिर वर्ग ए बी की खोज डिकेस्टेलो तथा एस्टेली ने की थी। कब की थी? 1902 में की थी, ध्यान रखना। ए बी और ओ की खोज की थी लेनिस्टर ने 1901 में, जबकि रुधिर वर्ग ए बी की खोज की थी डिकेस्टेलो तथा एस्टेली ने 1902 में की थी। ओके, अब बात करें अपन एमसीक्यू की। रुधिर वर्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है कार्ल लेनिस्टर। क्या है? कार्ल लेनिस्टर। फिर बात करें आगे, एंटीजेंस शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी बताओ। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, आगे बात करें रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये तो क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ ना भाई, पूछो मत तुम, ठीक है ना। इसका आंसर है स्पेग्नोमेनोमीटर। क्या है? स्पेग्नोमेनोमीटर। अब बताओ रुधिर वर्ग ए बी की खोज किसने की थी? जल्दी बताओ। लेनिस्टर ने? नहीं, लेनिस्टर ने खोज की थी ए की, बी की और ओ रुधिर वर्ग की, जबकि डिकेस्टेलो और एस्टेली ने खोज की थी ए बी की। ओके, ध्यान रखना। अब देखो रुधिर वर्ग एंटीजन और एंटीबॉडी तालिका की बात करें अपन, तो देखो जिसमें ए ब्लड ग्रुप है ना, उसमें एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा। ओके, और एंटीबॉडी देखो रुधिर वर्ग किसके रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें एंटीजन क्या होगा? ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी, ध्यान रखना। वहीं किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन क्या होगा? बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। और किसी में रुधिर वर्ग ए बी है तो उसमें क्या होगा? एंटीजन ए और बी दोनों होगा, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगी, ध्यान रखना। और किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन दोनों होंगे। एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होगी। समझ में आया? देखो जिसका रुधिर वर्ग ए है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। वहीं रुधिर वर्ग बी है उसमें एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। वहीं रुधिर वर्ग ए बी है तो उसमें दोनों एंटीजन पाए जाएंगे ए और बी, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। वहीं रुधिर वर्ग किसी का ओ है तो उसमें एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाएगी, ए और बी। ओके, समझ में आया? चलो आगे चले। अब बात कर लेते हैं अपन जो ब्लड डोनेशन देते हैं, ब्लड देते हैं, तो किस रुधिर वर्ग वाला किसको दे सकता है? देखो आप, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, क्या है? ए पॉजिटिव है, तो वो किसे रक्तदान दे सकता है? एक तो ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। वो किससे रक्त ले सकता है रुधिर ए वर्ग वाला? तो ये ले सकते हैं ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से लेता है और ओ नेगेटिव से अपना ब्लड ले सकता है। ध्यान रखोगे, यानी कि ए पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वो किसे रक्त ब्लड डोनेशन दे सकता है? तो वो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। वो किसे रक्त ले सकता है? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से रक्त ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो वो किससे ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव से
क्या कर सकता है, उसको रक्त दे सकता है, लेकिन रक्त किसे ले सकता है, सिर्फ ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से रक्त ले सकता है। ध्यान देना, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव सॉरी बी पॉजिटिव है तो किसे रक्त दे सकता है, तो वो दे सकता है बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को। ओके, और ब्लड किसे ले सकता है, तो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से वो रक्त ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो वो किसे ब्लड डोनेट कर सकता है, तो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को रक्त दे सकता है, लेकिन ले किसे सकता है, सिर्फ बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। अब देखो इन चारों में कुछ समानता है। देखो ए पॉजिटिव है तो ए प्लस ए बी से रक्त दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से। वही ए बी ए नेगेटिव है उसका किससे रक्त दे सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को रक्त दे सकता है, और लेकिन ले किससे सकता है, ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। अब इसमें चेंज क्या करना है, बी पॉजिटिव है तो बी प्लस दोनों में आ रहा है, बाकी सब सेम है। ओके, देखो आप ओके, अब हम बात करते हैं अपन ए बी पॉजिटिव की। ओके, ये क्या है, सर्वग्राही है, सबसे खून दे सकता है सबको, ठीक है ना, सर्वग्राही है, ठीक है ना, यानी ये रक्त किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी पॉजिटिव से, लेकिन रक्त किससे ले सकता है, तो सभी वर्गों से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव जो कि मेरा ब्लड ग्रुप है। ओके, अब एक बात करें अपन ए बी नेगेटिव की, तो ये रक्त किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को रक्त दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से अपना रक्त ले सकता है। ओके, वहीं ओ पॉजिटिव की बात करें तो किसे रक्त दे सकता है, ओ पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव है ना उन सबको रक्त दे सकता है, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, लेकिन रक्त ले किसे सकता है, तो सिर्फ ओ वर्ग वालों से, यानी कि ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से अपना रक्त ले सकता है। वहीं बात करते हैं अपन ओ नेगेटिव, तो किसे रक्त दे सकता है, तो सभी वर्गों को। ओके, रक्तदान किसे दे सकता है, तो सभी वर्गों को ओ नेगेटिव रक्त दे सकता है, लेकिन ले किसे सकता है, सिर्फ ओ नेगेटिव से, यानी कि सर्वग्राही कौन है, तो ए बी पॉजिटिव है, और सर्वदाता कौन है, तो ओ नेगेटिव है। ध्यान रखोगे। चलो अब बात करते हैं अपन मनुष्य में रक्त का आदान, किसकी, मनुष्य में रक्त का आदान। देखो सिद्धांत क्या कहता है, यदि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी होगा, यदि एंटीजन ए है और एंटीजन बी होगा, और यदि एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगा। इस स्थिति में रक्त का अभिलषण यानी चिपकना नहीं होता है। ओके, समझ में आया, यानी किसी एंटीजन ए है एंटीबॉडी बी है, और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो रक्त नहीं चिपकेगा और वो रक्त सही होगा। खतरा क्या होगा, यदि रुधिर वर्ग ए वाला, किसी से ब्लड ग्रुप ए है वाले व्यक्ति को रुधिर मैंने ब्लड मतलब कि वर्ग बी को रक्त देता है, तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी एक दूसरे के अनुरूप एक के साथ एक हो जाता है, जिससे रक्त आपस में चिपक जाता है और वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ध्यान रखना। आगे चले, आगे क्या है, बात करें अपन यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल जो मतलब कि सर्वदाता और सर्वग्राही की बात करें तो सर्वदाता कौन है, तो ओ, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ, क्योंकि ये सभी को रक्त दे सकता है। और सर्वदात्री मतलब कि ले कौन सकता है, तो ए बी, कौन ले सकता है, ए बी। ध्यान रखोगे। चलो अब बात करते हैं रुधिर वर्ग के जीन्स की बात करें अपन, रुधिर वर्ग के जीन्स। मनुष्य की संततियों में एंटीजन का निर्धारण जीन्स द्वारा करता है, मतलब मनुष्य की संततियों में जो एंटीजन होता है उसका निर्धारण कौन करता है, तो जीन्स करते हैं। कौन करते हैं, जीन्स करते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई अक्षर से व्यक्त किया जाता है, और आई का अर्थ होता है आइसो हेमोग्लूटिनिन, क्या बोलते हैं, आइसो हेमोग्लूटिनिन कहते हैं। ओके, अब देखो जिसका एंटीजन ए है क्या कहता है, वो एंटीजन ए का निर्धारण करते हैं प्रभावी जीन है। तो एंटीजन बी है, ठीक है ना, आई बी है, तो एंटीजन कौन सा है, बी है, और ये भी प्रभावी जीन है। लेकिन किसी में एंटीजन ओ है, यानी किसी भी एंटीजन का विकास नहीं करता, यानी कौन सा है, अप्रभावी जीन है। ओके, चलो आगे चले। अब बात करते हैं आर एस फैक्टर की, किसकी बात करेंगे, आर एस फैक्टर की। देखो लैंड स्टीनर तथा विनर ने 1940 में रिसस बंदर के रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया जिसे आर एस फैक्टर कहते हैं। ओके, किसने खोज की थी, लैंड स्टीनर तथा विनर ने आर एस फैक्टर की खोज की थी 1940 में रिसस नामक बंदर में। ओके, जिसका पता लगा एक अन्य एंटीजन भी होता है, वो क्या कहलाता है, आर एस फैक्टर कहलाता है। इससे क्या होगी, जिन व्यक्तियों में ये एंटीजन पाया जाता है उनका रुधिर आर एस सहित यानी आर एस पॉजिटिव या फिर आर एस नेगेटिव जिनमें नहीं पाया जाता उनका रुधिर आर एस नेगेटिव कहलाता है। यानी कि देखो जिन व्यक्तियों में एंटीजन पाया नहीं जाता उनका रुधिर आर एच सहित यानी आर एच पॉजिटिव तथा जिनमें नहीं पाया जाता उनका रुधिर आर एच नेगेटिव कहलाता है। ओके, सांख्यिकी की बात करें अपन कि कितने आर एच फैक्टर वाले लोग हैं, संसार में लगभग 85% व्यक्ति आर एच पॉजिटिव है, जबकि शेष 15% क्या है, आर एच नेगेटिव है। ध्यान रखोगे। ओके, नोट, आर एच नेगेटिव व्यक्ति रुधिर में स्वाभाविक रूप से आर एच एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, जिसके आर एच नेगेटिव है उसमें क्या है, आर एच एंटीबॉडी पाई नहीं जाती है। अब देखो आर एच आदान का आर एच फैक्टर का प्रभाव क्या होगा। ओके, इस पर क्या प्रभाव होगा, अगर ब्लड अपन कर रहे हैं ना, डोनेशन कर रहे हैं, मतलब इधर उधर कर रहे हैं, तो आर एच फैक्टर का क्या प्रभाव होगा। नियम क्या कहता है, रक्त आदान के समय रुधिर वर्ग के साथ साथ आर एच फैक्टर की भी जांच की जानी चाहिए। कारण आर एच अगर पॉजिटिव व्यक्ति का रुधिर वर्ग आर एच नेगेटिव व्यक्ति को पहली बार दिया जाता है तो आर एच नेगेटिव व्यक्ति के रुधिर में उस आर एच एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है। ओके, मतलब किसी का क्या है, आर एच पॉजिटिव है, वो अपना ब्लड दे रहा है आर एच नेगेटिव को पहली बार दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, जिसके पास आर एच नेगेटिव है
उसके रुधिर में क्या हो जाएगा, आर एस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होने लग जाता है। इससे खतरा क्या होगा, अगर वही फिर से यही प्रक्रिया दूसरी बार करें, दूसरी बार फिर से आर एस पॉजिटिव रक्त, मतलब आर एस पॉजिटिव वाला अगर आर एस नेगेटिव वाले को रक्त देता है तो पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडी सक्रिय होकर आर एस एंटीजन युक्त लाल रक्त कण यानी आरबीसी को नष्ट करने लगती है, जिससे रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का जम जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी कि जिसके आर एस पॉजिटिव है और आर एस नेगेटिव को ब्लड देता है तो पहली बार तो वो सुरक्षित है, लेकिन अगर दूसरी बार देता है तो क्या हो जाएगा, ब्लड का थक्का जम जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। ओके, चलो आगे बात करते हैं अपन संतति पर। मतलब कि अगर बच्चा है, मतलब किसी का आर एस पॉजिटिव महिला पुरुष है और आर एस नेगेटिव महिला है तो क्या होगा, देखो यदि आर एस पॉजिटिव पुरुष का विवाह आर एस नेगेटिव स्त्री से होता है तो क्या होगा, रोग ऐसी स्त्री में गर्भ में, ऐसी मतलब महिला के गर्भ में आर एस पॉजिटिव शिशु होने पर पहले शिशु का जन्म तो सामान्य हो जाता है, किंतु द्वितीय या बाद के शिशु की गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो सकती है। इसे क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक रोग कहते हैं। ओके, चले आगे, अब चलो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जल्दी बताओ, आर एस फैक्ट्री की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी लैंडस्नर और विनर ने। कब की थी, 1940 में। कौन से बंदर में गई थी, तो रिसस नामक बंदर में। ओके, आगे बताओ, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग किस स्थिति में होता है, बताओ जल्दी। अगर पिता आर एस पॉजिटिव माता आर एस नेगेटिव है तो ओके, ध्यान रखना। चलो आगे चलें। आर एस फैक्टर नाम किस चीज़ से लिया गया है, किससे, बंदर। नाम क्या था बंदर का, रिसस। ओके, चलो संसार में कितने प्रतिशत व्यक्ति आर एस पॉजिटिव वाले हैं, कितने हैं, 85, और नेगेटिव वाले कितने हैं, तो मात्र 15%। ओके, चलो ये देखो प्रभाव क्या होगा, एक इंडेक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर पिता आर एस पॉजिटिव है और माता भी आर एस पॉजिटिव है तो बच्चा क्या होगा, सामान्य होगा, उसका क्या कौन सा होगा, उसके भी आर एस पॉजिटिव होगा। लेकिन आर एस नेगेटिव पिता है और माता भी आर एस नेगेटिव है तो भी क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, ब्लड ग्रुप आर एस पॉजिटिव सॉरी आर एस नेगेटिव होगा तो सामान्य होगा। लेकिन अगर पिता आर एस पॉजिटिव है और माता आर एस नेगेटिव है तो बीमारी कौन सी हो जाएगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। कब होगा, दूसरे बच्चे में। पहला बच्चा तो क्या होगा, सुरक्षित हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे लसिका की। किसकी बात करेंगे, लसिका। देखो लसिका रुधिर वाहिनियों तथा उत्कों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। लसिका रुधिर वाहिनियों तथा उत्कों के मध्य खाली स्थान जो होता है ना, वहाँ पे एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। रुधिर प्लाज्मा रुधिर केशिकाओं की पतली दीवार से छनकर उत्तक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। जो रुधिर प्लाज्मा होता है वो रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवार से छनकर उत्तक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इस छने हुए द्रव को क्या बोलते हैं, लसिका या फिर उत्तक द्रव्य कहते हैं। लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है, इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है, ध्यान रखना। यानी कि मतलब जो लसिका है ना उसमें आरबीसी तो बिल्कुल पाई नहीं जाती, लेकिन डब्ल्यूबीसी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। अब लसिका का कार्य क्या है, देखो लसिका का कार्य क्या है। देखो ये कोशिका उत्कों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक पदार्थ लेकर रुधिर तक पहुंचाती है। कोशिकाओं तक पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स एवं एंजाइम आदि को पहुंचाने का कार्य करती है। लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है जो जीवाणु का भक्षण करती है। लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में किसका निर्माण होता है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है जो जीवाणु को क्या करती है, नष्ट करती है। यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायता करती है। आगे, मनुष्य में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित होता है, अतः मनुष्य में दोहरा रुधिर परिवहन पथ पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना। ओके, अब कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। लसिका का मुख्य रंग कौन सा होता है, लसिका का रंग कौन सा होता है, जल्दी बताओ। क्या रंग होता है, क्या नहीं होता है, रंगहीन होता है, ध्यान रखना। लसिका में किसकी अनुपस्थिति होती है, अभी बताया था मैंने, आरबीसी की। ओके, अब देखो दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताओ। हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है या रक्त का 2 बार शुद्ध होना है, जल्दी बताओ। हृदय से रक्त का 2 बार गुजरना होता है, उसी को बोलते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण। ओके, चलो इसी के साथ अपना ये परिसंचरण वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करें उत्सर्जन तंत्र के बारे में। देखो मानव के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना। क्या काम होता है, अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना। अब मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग आते हैं। कौन कौन से अंग आते हैं, तो व्रत आते हैं, किडनी, फेफड़ा, लंग्स, त्वचा, स्किन, यकृत, लिवर और बड़ी आंत। ओके, क्या क्या है, व्रत, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, बड़ी आंत। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, तो कौन से आते हैं, व्रत, फेफड़ा, त्वचा, यकृत और बड़ी आंत आती है। ओके, आगे बात करें अपन। तो देखो मनुष्य में मूत्राशय तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। किसका बना होता है, मूत्राशय तंत्र। एक जोड़ी वृक्क होती है,
एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। ओके, अब बात करते हैं किडनी की। सबसे पहले तो देखो वृक्क, मनुष्य में वृक्क सेम के बीज जैसा होता है। किसके बीज जैसा? सेम के बीज जैसा होता है। ओके, गहरे भूरे लाल रंग का होता है। कौन सा रंग होता है? गहरे भूरे लाल रंग का होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी व कुंडित नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, किसी ने नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? वृक्क में पाया जाता है। ओके, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी व कुंडित नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखो नेफ्रॉन क्या है? ये वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ओके, किसी ने वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो कौन है? नेफ्रॉन है। ये वृक्क यानी गुर्दे की निस्यंदन इकाई भी कहलाती है। ओके, निस्यंदन इकाई कौन सी है? वृक्क की, तो नेफ्रॉन है। ओके, यानी वृक्काणु है। अब देखो वृक्क के दो मुख्य कार्य होते हैं, एक होता है उत्सर्जन, एक होता है परासरण नियमन। क्या होता है? दो कार्य होता है, एक तो उत्सर्जन होता है, एक होता है परासरण नियमन होता है। अब देखो वृक्क में पथरी सुनते हैं ना अपन कि थायराइड किडनी में पथरी जमेगी है, तो किस कारण होती है? देखो वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। किसी कारण? एक तो यूरिक अम्ल होता है, एक होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, एक होता है कैल्शियम फास्फेट के कारण क्या होती है? आपने किडनी में पथरी जमती है। मूत्र के स्रावन को डायूरेटिक औषधि द्वारा बढ़ाया जाता है। ओके, कभी भी ऐसा होता है ना कि सुसु नहीं आता है, बहुत कम आता है, तो उसको एक औषधि आती है, दवाई आती है, इसका नाम है डायूरेटिक। क्या नाम है? डायूरेटिक। इसके कारण मूत्र के स्रावन को बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं उत्सर्जन की। इसकी उत्सर्जन की देखो वृक्क यूरिया को, वृक्क है ना जो किडनी है ना, यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। यूरिया आदि उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए वृक्क ही मुख्य अंग है। ओके, यूरिया किसके माध्यम से बाहर निकलता है? तो उत्सर्जन, ठीक है ना। किसके माध्यम से? तो वृक्क। ओके, ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। वृक्क क्या करता है? यानी किडनी क्या करती है? रक्त का शुद्धिकरण करती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। ओके, किसी ने रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। ओके, अब देखो मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। कृष्ण आता है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यूरोक्रोम के द्वारा होता है। मूत्र का सामान्य घटक जल, लवण, यूरिया व यूरिक अम्ल होता है। ओके, मूत्र में क्या क्या आता है? जल होता है, लवण होता है, यूरिया होता है और यूरिक अम्ल होता है। कीटोन और एल्यूमिन असामान्य घटक है। ओके, कीटोन और एल्यूमिन क्या है? असामान्य घटक है जो मूत्र में पाए जाते हैं। आगे बात करें फिर अब तो परासरण नियम किस प्रकार होता है, तो देखते हैं उसको। देखो परासरण नियमन शरीर के लवण एवं जल की मात्रा का नियंत्रण वृक्कों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ओके, कृष्ण आदि के शरीर में लवण एवं जल की मात्रा का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? तो परासरण नियमन के द्वारा वृक्क का काम होता है। किसके द्वारा? वृक्क का काम। अब देखो मनुष्य अन्य उत्सर्जन अंग की बात करें अपन, तो देखो मनुष्य तथा सभी कशेरुकी यानी कशेरुकी प्राणी में वृक्क के अलावा अन्य अंग भी उत्सर्जन में मदद करते हैं, जैसे यकृत, त्वचा, फेफड़े। कौन से? यकृत, त्वचा, फेफड़े, ये भी क्या है? उत्सर्जन अंग है। अब सबसे पहले बात करेंगे यकृत के लीवर की बात करेंगे अपन। तो देखो लीवर क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि मैंने बताई गया पहले, ठीक है ना। अब देखो यकृत विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यकताओं से अधिक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किसको बदलता है? यकृत विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक जो अमोनिया होता है उसको किसमें बदल देता है? यूरिया में बदल देता है, जो अमोनिया से कम हानिकारक होता है। ओके, ध्यान रखने क्वेश्चन देखिए, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो कौन बदलता है? यकृत बदलता है। ओके, यकृत में मृतक आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्तवर्णक यानी ब्लड पिगमेंट का निर्माण होता है। यानी यकृत में जो मरी हुई आरबीसी होती है ना, उनके हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्तवर्णक का निर्माण होता है। पित्तवर्णक पित्त रस के साथ आंत में पहुंचकर विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। किसके द्वारा? विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। ओके, आगे बात करें त्वचा की। ये भी एक अन्य उत्सर्जन अंग है त्वचा। देखो त्वचा की श्वेत ग्रंथियाँ, कौन सी ग्रंथियाँ? मैं अभी त्वचा में छोटे छेद होते हैं, ठीक है। श्वेत ग्रंथियाँ रुधिर से जल, लवण वो यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। साथ ही तेली ग्रंथियों से स्रावित सीबम भी अनेक उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालता है। कभी कभी चेहरे पर देखो ना ऑयली स्किन हो जाती है। ओके, वो किसके माध्यम से निकलती है? त्वचा की तेली ग्रंथियों के माध्यम से निकलती है। ओके, सीबम। ओके, क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। अब बात करें फेफड़े की। आप सब जानते हो क्या निकालती है? CO2। फेफड़े, लंग्स। फेफड़े शोषण क्रिया के अंतर्गत श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में रुधिर में घुली कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, साथ ही जल वाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं। ओके, फेफड़े दो काम करते हैं, एक होता है CO2 बाहर निकालते, एक होता है जल वाष्प को भी उत्सर्जन करते हैं, दो काम करते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो देखो पथरी का रासायनिक नाम अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि पथरी किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। यूरोक्रोम का काम क्या है? मूत्र को पीला रंग कौन बनाता है? यूरोक्रोम बनाता है। डायलिसिस क्या है? जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो कृत्रिम तरीके से रक्त साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। यूरिया निर्माण, याद रखिए यूरिया यकृत में बनता है, लेकिन शरीर से बाहर किससे निकलता है? किडनी द्वारा निकाला जाता है। यूरिया बनता कहाँ है? तो लीवर में बनता है, लेकिन बाहर कहाँ से निकलता है? तो किडनी से निकलता है। ओके, यानी रक्त से निकलता है। अब क्विक रिविजन कर लेते हैं अपन फटाफट एक बार और। यकृत का उत्सर्जन ये मृत आरबीसी को तोड़कर पित्तवर्णक यानी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनाता है, जो मल के साथ बाहर निकलते हैं। पसीना यह न केवल शरीर का तापमान नियंत्रित करता है बल्कि जल और यूरिया के उत्सर्जन में भी मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद फेफड़े हमारे शरीर के प्रमुख गैसीय उत्सर्जन अंग है। कृष्ण अपने शरीर के प्रमुख गैसीय उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़े। फेफड़े क्या क्या निकालते हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक और क्या निकालते हैं? जल वाष्प निकालते हैं। ओके, अब कर लेते हैं अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस।
पहला क्वेश्चन में अपना वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कौन सी है? नेफ्रॉन। इसे और क्या बोलते हैं? निस्यंदन इकाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्यंदन इकाई भी कहते हैं, ध्यान रखना। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, मानव उत्सर्जन तंत्र में कितने वृक्क पाए जाते हैं? कितने जोड़ी? एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कि 2। वृक्क का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीच की दिशा, सेम के बीच। ओके, रंग कौन सा होता है? तो लाल रंग होता है। कौन सा होता है? लाल रंग होता है। चलो आगे आगे और क्वेश्चन देखिए अपन। तो वृक्क में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? जो किडनी में जो पथरी जमती है ना, वो किसकी बनी होती है? जल्दी बताओ। उसकी वो बनती होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्सलेट की। आगे चले। एक है अपने मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के उपस्थिति के कारण होता है? आंसर क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम। क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है? जल्दी बताओ। कौन करता है? वृक्क करता है। कौन करता है? वृक्क करता है। पसीने में मुख्य रूप से कौन सा उत्सर्जित पदार्थ पाया जाता है? जल्दी बताओ। यूरिया और लवण दोनों होते हैं। क्या होते हैं? यूरिया और लवण दोनों होते हैं, ध्यान रखना। आगे चले। अब देखो, फेफड़ों द्वारा मुख्य रूप से किस गैस का उत्सर्जन किया जाता है? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड का। साथ में क्या निकालती है वो? जलवाष्प भी निकालती है। ओके, चलो आपकी रिविजन कर लेते हैं वापस फटाफट एक बार और। तो देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र, मुख्य उत्सर्जन क्या है? तो वृक्क होता है। 2 वृक्क होते हैं। तो ये देखो 2 वृक्क किस आकार के? तो सेम के बीच जैसे, ठीक है ना। कलर कौन सा? तो रेड है, ठीक है ना। दायां वृक्क को बायां वृक्क, ठीक है ना। इन वृक्क से मूत्र नलिका जुड़ी होती है, मूत्राशय से, और यहीं से मूत्र मार्ग होता है। ओके, सबसे पहले करो रक्त निस्यंदन होता है, फिर वो मूत्र निर्माण करता है, सम्मिलन करता है और विकास होता है। ओके, क्या क्या होते हैं इसमें? अपन बात करें अंग कौन से? तो वृक्क है, त्वचा है, फेफड़े है, यकृत है, और कौन है? एक और मैंने बताया था आपको, जल्दी बताओ। बड़ी आदमी है। ओके, तो नेफ्रॉन क्या है? इकाई है इसकी। कैल्शियम ऑक्सलेट का कारण पथरी। डायलिसिस क्या है? रक्त का शुद्धिकरण। यकृत किसका निर्माण करता है? यूरिया का निर्माण करता है। अन्य उत्सर्जन अंग कौन से? फेफड़े, कार्बन डाइऑक्साइड, त्वचा, पसीना और सीबम। यकृत क्या निकालती है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ओके, नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की इकाई है। ओके, नेफ्रॉन की कार्यविधि क्या है? तो देखो, निस्यंदन करता है, पुनरावशोषण करता है और स्त्रावन करता है। ओके, चलो इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई। तो पूरी क्लास देखिए, तो मैं होप करता हूँ कि तेरा सिलेक्शन पक्का होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं बीच में नहीं बोलूँगा कभी भी। ओके, थैंक यू।